नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो अब तक का सबसे बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। अब तक इतना बड़ा झटका मोदी सरकार को नहीं लगा था जो आज सुप्रीम कोर्ट से उनको लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो इलेक्शन बॉन्ड है उसको इलीगल और असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि पिछले 5 साल से 2018 से जब ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इलेक्शन बॉन्ड जब से आए हैं तब से लेकर अब तक सरकार एक असंवैधानिक काम कर रही थी। असंवैधानिक तरीके से इलेक्शन बॉन्ड के जरिए पैसे लिए जा रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सूचना के अधिकार का, जो कि मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन है। जनता को सीधे तौर पर यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किससे कितना फंड ले रही हैं और किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था जो है वो चल रही है। उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिनको वोट कर रहे हैं उन जनता को वो जानने का अधिकार है कि किसको कितना चंदा मिल रहा है और उनकी फंडिंग की व्यवस्था क्या है। चुनावी बॉन्ड योजना पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए चुनावी बॉन्ड के अलावा भी दूसरे तरीके हैं। क्योंकि ये कहा गया था जब ये इलेक्ट्रिकल जो भी चुनावी बॉन्ड लेकर आए गए थे तब ये कहा गया था नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो काला धन है उस पर एक तरह से लगाम लगेगी। लेकिन अभी सीजेआई ने कहा कि उसको जानने के और बहुत से तरीके हैं। ये एनोनिमस तरीके से, गोपनीय तरीके से जो पैसे लिए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से असंवैधानिक हैं। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर एसबीआई, क्योंकि एसबीआई के जरिए ही आप उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं चुनावी बॉन्ड को, तो 3 हफ्ते के अंदर एसबीआई पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 तारीख को जो उनकी वेबसाइट है उस पर पूरी जानकारी मुहैया कराएगा और अब ये पता चल जाएगा कि आखिर किस पार्टी को किस कॉर्पोरेट घराने से कितना चंदा मिल रहा है। कितना चंदा मिल रहा है ये तो पता है, लेकिन कौन चंदा दे रहा है ये पता चलेगा। तो एक तरह से पूरे तरीके से एक बड़ा पर्दाफाश होने जा रहा है और ये अब तक का बड़ा झटका इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि इन चुनावी बॉन्ड का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा किसको मिल रहा है। एडीआर की अगर हम बात करते हैं तो एडीआर के मुताबिक 2019 और में सबसे ज्यादा 2,555 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले इस चुनावी बॉन्ड से और वहीं कांग्रेस को सिर्फ 317 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2021 और 22 में राजनीतिक पार्टियों की अगर हम संपत्ति की बात करते हैं तो आपको जान के शायद बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी की जो संपत्ति है वो 6,067 करोड़ रुपए है और वहीं कांग्रेस की सिर्फ 806 करोड़ रुपए है। यानी कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सत्ता में रही है जब से देश आजाद हुआ है, जब से ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, उसकी संपत्ति सिर्फ 806 करोड़ रुपए और जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है उसकी जो संपत्ति है वो 6,067 करोड़ रुपए है। आपको ये भी मैं बताती चलूं कि सरकार, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और ईडी सरकारी जो एजेंसी है, ये एसबीआई को तो जाहिर सी बात है पता है कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और ईडी भी इस बात की जानकारी बैंक से हासिल कर सकता है, एसबीआई से, कि कौन सी पार्टी को कौन कॉर्पोरेट घराने कितना चंदा दे रहे हैं या किसने कितना चंदा दिया है। यानी कि सरकार के पास ये जानकारी है, ईडी के पास ये जानकारी है, बैंक के पास, एसबीआई के पास ये जानकारी है, लेकिन आम जनता के पास ये जानकारी नहीं है कि वो जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो उस पार्टी के पास ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन से वो कॉर्पोरेट घराने हैं जो उनको फंड कर रहे हैं और उसके बिना पर वो कौन से कॉर्पोरेट घराने हैं जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है सरकार के जरिए। तो एक तरह से आप ये देखें कि लोकतंत्र की जो पहली शर्त होती है वो ट्रांसपेरेंसी होती है। जनता और सरकार के बीच में किसी तरह की कोई भी पर्देदारी नहीं हो सकती है, ये पहली शर्त है लोकतंत्र की। लेकिन आप ये देखें कि इस इलेक्शन बॉन्ड के जरिए किस तरह से पूरा राज रखा जा रहा है, पूरा पर्दा रखा जा रहा है, एक तरह की पर्देदारी की जा रही है। जनता को ये पता ही नहीं है कि कौन से वो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं या वो कौन से ग्रुप्स हैं जिनके जरिए सरकार को बड़ा मोटा अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है और फिर उसके एवज में उन कॉर्पोरेट घरानों को क्या कुछ दिया जा रहा है।
तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी वो पहले शख्स थे, वो पहले लीडर थे जिन्होंने 2019 में इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो ये राहुल गांधी ने कहा था, और राहुल गांधी ने आज फिर से ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर पूरे तरीके से मोहर लग गई है। तो ये एक बड़ा झटका नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। 3 हफ्ते के अंदर बैंक को, एसबीआई को ये बताना होगा कि ये किस कॉर्पोरेट घराने से कितने पैसे जो हैं वो किन किन पार्टीज को दिए गए हैं, और फिर उसके बाद इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। आप जान पाएंगे 13 मार्च तक। 13 मार्च का दिन बेहद महत्वपूर्ण ये जानने के लिए कि कौन से वो कॉर्पोरेट घराने हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फंड कर रहे थे और उसके एवज में उन्हें किस तरह के फेवर्स जो हैं वो दिए जा रहे थे। अगर शायद ये कोई और देश होता और यहां पर विपक्ष पार्टियां इतनी मजबूत होती, विपक्षी पार्टियां, तो अब तक प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग कर ली जाती, क्योंकि 5 साल से एक असंवैधानिक काम किया जा रहा था। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, ये कहना है सीजेआई का। 5 जजों की जो बेंच है उन्होंने सर्वसम्मति से ये आदेश जो है वो पारित किया है, और इसमें ये पूरी तरीके से डिसीजन जो है 5 जजों ने एक साथ दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है वो है इसको इलीगल और असंवैधानिक करार देना और मौलिक अधिकार जो है उसका हनन। इसी पर आज हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कितना बड़ा झटका है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अब ये पूरे तरीके से उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा कि उसको कौन से कॉर्पोरेट घराने से कितना फंडिंग मिल रही है। आपको पता है लगातार राहुल गांधी, अडानी, अंबानी का नाम आपके जहन में उन्होंने इस तरह से जहन नशीं कर दिया है कि किस तरह से उनको फेवर्स दिए जाते हैं और कितने बड़े बड़े फेवर्स दिए जाते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी माला माल हो रही है और दूसरी तरफ आप ये देखें कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो एमएसपी की जो गारंटी है उसकी मांग कर रहे हैं कि आप हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए, उसको कानूनी दर्जा दीजिए। तो उस पर जो हमारे सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया का एक धड़ा है, वो बता रहे कि सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ जाएगा और कितना आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ये पार्टी किस तरह से माला माल हो रही है। 6067 करोड़ की संपत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, अकेली पार्टी की, और दूसरी जो नेशनल पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी, उसकी सिर्फ 806 करोड़ रुपए। इसी पर हम गहन चर्चा करेंगे, इसके हर पहलू की बारीकी से हम जानेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए 4 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर फिलहाल 3 मेहमानों को देख सकते हैं। पूजा त्रिपाठी है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इसी के साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हेमंत अत्री जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में हेमंत अत्री जी से मैं करूंगी क्योंकि हेमंत जी को जल्दी जाना भी है और लगातार उन्होंने इस पूरे मामले को कवर भी किया है। हेमंत अत्री जी, ये तो अब कहने की जरूरत नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, असंवैधानिक और इसको इलीगल करार दिया है, और मौलिक अधिकार जो है, सूचना का अधिकार, जो जनता को जानने का पूरा अधिकार है, उसका उल्लंघन उन्होंने करार दिया है। अब 3 हफ्ते के अंदर पूरे तरीके से बताना होगा एसबीआई को, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर पूरी तरीके से 13 तारीख को ये बताना होगा, ये पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया जाएगा। तो वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे इस पूरे मामले को अब आप देखते हैं? क्या अभी भी कोई इसमें ऐसा जरिया है जिससे बीजेपी कोई खेल कर सकती है, या फिर पूरा पर्दाफाश हो चुका है? अपने समझनी पड़ेगी कि जब से देश आजाद हुआ है आज तक सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी इंटरवेंशन की है, आज का जो फैसला है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आजाद भारत के इतिहास में। और उसका सिंपल कारण क्या है? एक ब्रूट मेजोरिटी की सरकार किस तरीके से संविधान को बहुमत की ताकत के आधार पर रोंद सकती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने धराशायी कर दिया है। और इस फैसले से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम विवेचना करेंगे अभी, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जो मोदी सरकार का 10 साल का एक बड़ा भारी ढकोसला था, एक ईमानदारी का चोला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंप्लीटली उसको उतार करके बाहर फेंक दिया है। मोदी सरकार का असली चेहरा सुप्रीम कोर्ट ने आज जनता को दिखा दिया है। वो कैसे?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला कर रहा था, उससे पहले आप इस पूरे कानून के बनने की प्रक्रिया देखिए। जब सरकार 2018 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आ रही थी, उससे पहले इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? सबसे पहला स्टेक होल्डर था इलेक्शन कमीशन, जिसका संवैधानिक दायित्व है लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना चुनाव के दौरान। इलेक्शन कमीशन जो तबका था, उसने आउटराइटली इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का विरोध किया था, टूथ एंड नेल। उसके बाद इस देश की जो अर्थव्यवस्था है और पूरी जो आर्थिक नीतियां हैं, उसका जो पूरा खाका है, उसकी जिम्मेदारी माननीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। रिजर्व बैंक ने इसका टूथ एंड नेल विरोध किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो तबके थे, उन्होंने विरोध किया। उसके बावजूद मोदी सरकार और तत्कालीन दिवंगत जो अपने वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, ये उनके दिमाग की उपज थी कि किस तरीके से चुनावी फंडिंग को एक क्विड प्रो को का साधन बना दिया जाए। और कारण समझना पड़ेगा आपको क्या है। आपने 2014 में नरेंद्र मोदी की कैंपेन लॉन्च होता हुआ देखा होगा एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। उस समय वो किसी एक कंपनी के जहाज में चलते थे और वो तमाम फोटो आज भी पार्लियामेंट में दिखते हैं, तो यह संवैधानिक हो जाता है। 2018 तक वो सिलसिला चला पर्दे के पीछे। फिर इनको लगा कि ये पर्दे के पीछे से गेम कब तक चलेगा, और इन्होंने 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेके आए। उस स्कीम के अंदर आप कल्पना कर सकती हैं, ये स्कीम लाने से पहले इस देश के जो 5 महत्वपूर्ण कानून हैं बुशरा जी, उन 5 को बदला गया। सबसे पहले है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर यह था कि आप कितना मुनाफा होने पर, मान लीजिए आपको 100 रुपए का मुनाफा हुआ, तो तब का एक्ट ये कहता था कि 15% तक मुनाफे का आप चुनावी चंदे के तौर पे दे सकते हैं। इन्होंने वो सीलिंग ही हटा दी और मुनाफे की शर्त भी हटा दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी चाहे वो एक नया पैसा नहीं कमा रही, चाहे घाटा कमा रही है, उसके बावजूद भी जितना चाहे, जिस पार्टी को चाहे, स्वाभाविक है वो किस पार्टी को देंगे जो सत्ता में, वो दे सकती है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिसाइड कर दिया। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर इन्होंने बदलाव किया। इस तरीके से इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बदलाव किया। 5 एक्ट जो इस देश के वाइटल एक्ट थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड की फेर में इन्होंने 5 एक्ट बदले। आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 के 5 सेटिसाइड कर दिए, जो भी अमेंडमेंट्स थे। इसके बाद अब क्या होगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक महत्वपूर्ण दिन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेड लेटर डे, वो आज है जिस दिन ये फैसला आया है। और दूसरा इससे भी महत्वपूर्ण दिन होगा 13 मार्च का, जब ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पूरा ब्यौरा आएगा कि 2 जनवरी 2018 से लेकर के आज तक इलेक्टरल बॉन्ड्स किस किस पार्टी को किस किस दिन कब कब मिले और किस किस ने दिए। यहां पर आपको असली बात पता लगेगी, और वो बात क्या है कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, सीबीआई और ईडी की जांच चलने से पहले उन कंपनियों ने किस किस को चंदा दिया, और सीबीआई और ईडी के केस दर्ज होने के बाद, जांच शुरू होने के बाद किस किस को कितना चंदा दिया। तो सारा खेल देश के सामने समझ में आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो ये गोपनीयता का पर्दा था, अभी तक हम क्या करते थे कि विदेशी कंपनियों से भी चुनावी बॉन्ड लिए जा रहे, आप घाटे में हो तो भी चुनावी बॉन्ड लिए जा रहे हैं। अब जब वो डेट्स की सीक्वेंस आएगी कि किस किस डेट को कितना दिया, आपको हैरानी होगी। 2020 के साल में भारतीय जनता पार्टी को एक साल में 2055 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला। इससे भी अगली बात आपको बताता हूं, इस 2018 से लेकर के 2024 के शुरुआत के आंकड़े हैं, जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, उसके डाटा भी बाहर सार्वजनिक नहीं हुआ है। इस दौरान में जो अभी तक इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए हैं टोटल, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 6,564 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए पैसे आए, और जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके पास केवल 900 करोड़ रुपए है। 7.5 गुना का अंतर है केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की फंडिंग में। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, पर्दे के पीछे के क्या खेल है, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट है और वो सारी चीजें, वो अलग चीज है। केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए 7.5 गुना का अंतर। आप समझ सकते हैं, आप 100 किलो के पहलवान हैं, मैं 2 किलो का पहलवान हूं, हमारा क्या मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो आर्थिक शक्ति थी, उसने पूरे जो अगर पिछले जो जब से ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए हैं, आप क्या कहेंगे, जिस देश की चुनावी फंडिंग कंप्रोमाइज्ड हो, असंवैधानिक हो, उस देश में हुए चुनाव संवैधानिक हो सकते हैं क्या? सवाल तो ये भी आएगा। असंवैधानिक चुनावी फंडिंग के जम पर लड़ा गया चुनाव क्या संवैधानिक है? क्या ये सवाल नहीं आज देश के सामने? और बीजेपी ने सारा चुनाव इन्हीं पैसों के जरिए लड़ा। दूसरा सवाल इसमें आएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत जबरदस्त फैसला दिया, उसके बाद क्या यह सवाल नहीं उठता कि जो पीएम केयर्स फंड है, जो कोविड के टाइम पर जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपए पता नहीं किस किस कंपनी से आए, विदेशी कंपनियों से भी आए, उसके ऊपर पर्दा क्यों है? क्या वो
उस देश जो 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 हमारा जो पीएम केयर्स फंड है, आपको याद होगा उसमें फौज ने एक दिन का वेतन दिया, उसमें सारी पैरामिलिट्री ने एक दिन का वेतन दिया, मेरे आप जैसों ने भी सारा वेतन दिया, प्राइवेट कंपनियों ने कितना कितना वो दिया, और उसके ऊपर पर्दा क्यों है आज तक? उसका ऑडिट क्यों नहीं होता? वो आरटीआई में कवर क्यों नहीं होता? प्रधानमंत्री जी जिस चीज के चेयरमैन हैं वो है प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड, और उसमें देश के रक्षा मंत्री भी हैं, उसमें देश के गृह मंत्री भी हैं, ट्रस्टी। तो वो ट्रस्ट जिसको प्रधानमंत्री एक्स ऑफिशियो लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, वो कैसे आरटीआई के दायरे से बाहर हो सकता है? वो कैसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? वो नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल नहीं है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कल कोई और भी हो सकता है। तो कोई भी एक्ट आपकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो आप करते हैं वो आरटीआई के दायरे से बाहर कैसे हो सकता है, जिसमें पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हो? तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए कहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 साल की अगर आप मोदी सरकार के कामकाज देखेंगे तो आज सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा हिट किया है मोदी सरकार पे, और उसकी सारी ईमानदारी, उसकी पारदर्शिता, उस सबको खोल के रख दिया है। मोदी जी कहते आए हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो ये भी पता लगेगा कि जो देश में खा के, खिला के और पैक करा के भाग गए, जिसमें अपने क्या नाम है नीरव मोदी हैं, उसमें हमारे मेहुल भाई हैं, और तमाम मोदी जी के कितने जानने पहचानने वाले जो भी लोग हैं जो भागे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विदेश के भागे हुए लोगों ने भी भाजपा को चंदा दिया है? वो तो खुल जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज हुई है जो कहीं ना कहीं पूरी मोदी सरकार की ईमानदारी और सारे ढकोसलों की चूल्हे हिला देगी। अब आपने सवाल पूछा जी। कि भारतीय जनता पार्टी पे इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, जहां तक फाइनेंशियली सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने सभी विरोधी दलों से कहीं फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत है। केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं, अदरवाइज उसके ओवरऑल फाइनेंसेस आप देखेंगे तो कहीं मजबूत है। बार बार सुबह से जब से ये फैसला है, एक सवाल पूछा जा रहा है, और आपके सवाल की भी ओवरटोन यही है कि इसका हश्र क्या होगा। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आज ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हमेशा लार्जर बेंच में रिव्यू के लिए डाला जा सकता है। दैट स्कोप इज ऑलवेज देयर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज वो है, लेकिन चूंकि सर्वसम्मत फैसला है, चुनाव की बेला में दिया गया फैसला है, और इस पे किस तरह का कोई कंफ्यूजन बेंच में नहीं था, तो इस पे इमीडिएटली कोई स्टे हो जाएगा, ये आप भूल जाइए रिव्यू के अंदर भी। और रिव्यू में कितना समय लगेगा वो भी आप जानती हैं, तब तक चुनाव हो चुका होगा। अब मोदी सरकार के पास क्या विकल्प है? क्या मोदी सरकार इस फैसले को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आपको याद होगा एक फैसला दिया था इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सीजीआई भी उस कॉलेजियम का हिस्सा होने चाहिए। मोदी सरकार इमीडिएट एक्शन में आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, और क्या किया कि नहीं, सीजीआई नहीं होंगे। वो भी अब दोबारा चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकार ने कानून बनाया उसमें भी अब लंबा समय लगेगा। आपको पता ही है, इस फैसले को भी आने में 6 साल लगे, तो लंबा समय लगेगा। सबसे बड़ी बात होगी कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार क्या ऐसी हिमाकत करेगी कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को ऑर्डिनेंस के जरिए या पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर क्या इसको ओवरटर्न कर देगी? क्योंकि ऐसा सोचने मात्र से सरकार की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, और भी ज्यादा वो जो लिस्ट आएगी उससे कहीं ज्यादा मोदी सरकार की मंशा पे सवालिया निशान लग जाएंगे। और चुनाव से पहले ये बहुत जबरदस्त हिट किया है, और ऐसा हिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कानून की तलवार से कि भारतीय जनता पार्टी बगले झांक रही है। और कमाल देखिए, बीजेपी के जो खुद एक्स एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम जितने भी आईटी सेल, आपको पता है हर चीज में कूद के आते हैं भाग के, इस मामले में बिल्कुल शांत है। और सरकार को डिफेंड कौन कर रहे हैं? गोदी एंकर्स। गोदी एंकर सरकार पे सवाल नहीं उठा रहे, केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ रहे हैं। तो उनको तो हर चीज का आपको पता है किस तरीके से कीर्तन कर रहा है। अगर कोई भी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, कोई भी लोकतांत्रिक देश जहां पर मीडिया स्वतंत्र हो, केवल एक इस फैसले पे सरकार की बखिया उधेड़ देगा। लेकिन क्या हमारे देश का मीडिया ये कर रहा है? क्या वो कर पाएगा? ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। मोदी गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस इज जस्ट इनडिफेंसिबल। जिस तरीके के कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार की तरफ से किए गए, वो भूतों ने भविष्य थे। और सबसे इंटरेस्टिंग फैसले के अंदर एक पार्ट और दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मौजूदा ट्रेंच चल रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, उसमें जितने भी, आज से तो रोक लगी गई है,
अब तक जितने पिछले 15 दिन में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जिस भी पार्टी के पास है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दे विल नॉट बी एनकैश्ड, दे विल हैव टू बी रिटर्न्ड बैक हम्म टू द डोनर। हम्म इसके बहुत हम्म गंभीर मायने है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इट ऑन वेरी पर्सनली ऑन दिस स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो कहने का हम्म मतलब यह है कि आज की तारीख में मोदी सरकार की ईमानदारी, पारदर्शिता, खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन सारे ढकोसलों की पोल और किसी ने नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी है। और सारा विपक्ष पहले बिल्कुल। दिन से ये बात कर रहा था तब से, और आज हम्म भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं बचा। जब ये सूची जी आएगी 13 मार्च को, अगर ये जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, हमारे जैसे पत्रकार उसको कोरिलेट करेंगे कि किस दिन किसको कितना पैसा मिला और क्यों मिला, कौन सा पॉलिसी चेंज किया हम्म गया था, कितनी नशीली दवाएं पकड़ी गई थी कौन सी बंदरगाह पर, उसके बाद कितना आया, कितने पैसे की राउंड ट्रिपिंग हुई, कितना पैसा शेल कंपनियों से आया, हु ओन्स दो शेल कंपनीज। अभी तक तो विपक्ष हम्म आरोप लगाता था, अब तो साक्ष्यों के साथ डिटेल्स आएंगी ना। तो अब सरकार के बिल्कुल। पास छुपने की जगह नहीं है। ये बहुत जबरदस्त बॉडी ब्लो है एज फार एज लास्ट पार्ट इज कंसर्न। और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बिल्कुल। बधाई, जो उन्होंने अपना जो इकबाल था उसको नए सिरे से कायम करके और कानून का शासन स्थापित करने का काम किया है। यही मुझे कहना है बिल्कुल मिश्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, आपने लगभग तमाम पॉइंट्स जो है इसमें कवर किए हैं। लेकिन मैं इससे पहले पूजा जी और अनिल जी के पास आऊं, मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास में आना चाहूंगी। और आपसे मेरा सवाल ये है कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की भी जमकर इसमें खिंचाई की है। सीजीआई ने कहा है कि आप देश भर में चुनाव प्रक्रिया कराने वाली आप एक एजेंसी हैं, अगर आपको ही नहीं पता होगा कि किस दल को कहां से फंडिंग हो रही है, तो चुनाव में पारदर्शिता कहां से आएगी। तो ये कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि पहली शर्त ही लोकतंत्र की वो ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है। अगर सरकार और जनता के बीच में एक इतना बड़ी आपने लेयर, एक पर्दा आपने खड़ा कर दिया है, आप किससे पैसा ले, उनको आप किस तरह का फायदा दे रहे हैं आप उनको, और जनता से पैसा जो है उनको पता ही नहीं है कि वो जिन पार्टियों को वो वोट कर रहे हैं वो कहां से फंड्स ले रही हैं। और आप सबसे बड़ी बात ये कि कितनी बड़ी तादाद में सिर्फ एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ये फंड्स मिल रहे हैं। और पारदर्शिता पर तो क्वेश्चन है ही, चुनाव आयोग को लेकर भी क्वेश्चन उठा दिया गया है। अब आप इसको आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सवाल ये भी है कि ये एक काम, असंवैधानिक काम 5 साल से हो रहा है, तो क्या ये सवाल नहीं उठता है कि इसके जरिए जीते गए चुनाव भी असंवैधानिक नहीं हुए क्या? मौजूद सवाल उठाया है। जिस तरीके से ये चुनाव हुए और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का धंधा हुआ, दरअसल इस सरकार में जो भी लोग रहे और उन्होंने जिस तरीके से इस गोरख धंधे को बढ़ावा दिया, आप देखिए, सबसे पहली बात है कि इस सरकार ने सूचना के अधिकार पर का गला घोंटा, ताकि लोगों को पता न चल सके कि क्या बात है। हर रोज खबरें आती है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया कि इस मामले में सूचना के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कह दी। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई थी, मैं तो उनको सलाम करता हूं। कांग्रेस के नेता थे, याचिकाकर्ता, उनको भी सलाम करता हूं। लेफ्ट के नेता थे। जी जी जी, लेफ्ट के नेता थे। कांग्रेस के जया ठाकुर थे, सीपीएम के नेता थे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के नेता थे, और केंद्र सरकार की ओर से जो पेश हुए जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा फैसला हुआ जो सबकी तरफ से सर्वमान्य फैसला था। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे और उन्होंने बात को बहुत जोरदार तरीके से रखा। अब 13 मार्च का इंतजार है, जिस दिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिखा होगा कि किस किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया। एसबीआई को बाध्य किया जा रहा है, एसबीआई उसका हिसाब दे। और एक खास बात ये देखिए, एसबीआई में जो व्यक्ति, जो टीम इस चीज को डील करती है, वो एक खास टीम है और वो गुजरात की है। यानी जो टीम पैसे का हिसाब किताब रख रही है वो गुजरात की है। जिस टीम के पास पैसा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी गुजरात के हैं। और तमाम ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, उनमें से एक ऐसा धड़ा है जो गुजरात से आयातित है, और गुजरात के ही 2 या 3 साल की बैच के लोगों को लिया गया है। एक खास बैच के गुजरात के लोगों को
पूरे पीएमओ में लिया गया है। जिस तरीके से ये चुनावी फंड का फैसला हुआ है, चुनावी फंडिंग हुई है, एक आम आदमी के मन में पहले से शंका थी कि इस पर रोक क्यों नहीं लगती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, जिस सख्ती से ये बात कही, उससे ये आशा लगी है कि अब इस सरकार के में बैठी हुई पार्टी के लिए चुनाव लड़ना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह चुनाव के पहले फंड का दुरुपयोग हो रहा था, पैसे का एक विभत्स अश्लील प्रदर्शन हो रहा था, प्रधानमंत्री की एक एक मीटिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे। कोई मीटिंग उनकी ऐसी नहीं थी जिसमें 5-10 करोड़ से कम रुपए खर्च हुए हों। तो इतना पैसा आखिर आया कहां से, और ये किसका पैसा है, और ये क्यों कुछ खास लोगों पर खर्च हो रहा है? क्यों बीजेपी के तमाम नेता हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, प्राइवेट जेट से उड़ रहे हैं, और काम उनका क्या है कि पार्टी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आम सभा अटेंड कर रहे हैं? किस तरह हजारों लोगों को सरकारी पैसे से और इस तरह के पार्टी फंड से भीड़ के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारी बातें सामने आएगी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस देश के लोगों में आशा जगी होगी। वैसे खबरें तो बहुत है, आज बहुत सारी खबरें हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हड़ताल चल रही है, वकीलों की हड़ताल दिल्ली में है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, किसानों का कारवां आगे बढ़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज धमाका किया है, उससे इस सरकार के आज सिपह सालारों में सबसे ज्यादा बेचैनी होगी, मुझे ऐसा लगता है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और डॉक्टर पूजा, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी जो है उसने नियरली 90% ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशन टू नेशनल पार्टीज इन 2020-23, यानी कि जो 90% जो डोनेशन है वो 2022 और 23 में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। तो आप ये देखिए कि डोनेशन जो है वो 2022 और 23 में 90% के तकरीबन वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इसीलिए तो जो संपत्ति है, जो मैंने शुरू में रखा था कि कांग्रेस और बीजेपी की संपत्ति में 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अभी भी आपको सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया जाता है। आपके लिए श्वेत पत्र लेकर आया जाता है कांग्रेस के लिए, बताने के लिए कि आप जो है वो कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी हैं। और सिर्फ भ्रष्टाचार के बल पर ये 2014 में नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में आते हैं और ये कहते हैं कि काला धन अगर आएगा तो कैसे 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में जाएंगे। वो एक जुमला साबित हुआ। 2019 में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को उठाया था और जिस तरह से मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया वो उन्होंने कहा था। आज आपको ये क्या एक बड़ी जीत के तौर पर लग रहा है? क्या, क्योंकि सरकार को तो ये पता है कि आपको कौन से वो कॉर्पोरेट घराने हैं जो फंड कर रहे हैं, क्योंकि ईडी के जरिए, एसबीआई के जरिए, दोनों सरकारी बैंक और सरकारी एजेंसी, उनको तो पता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि कौन से वो कॉर्पोरेट घराने हैं, या आम जनता को नहीं पता है कि वो कौन से कॉर्पोरेट घराने हैं जो इतनी बड़ी तादाद में उसको फंड कर रहे हैं और उसके बिना पर उनको क्या क्या फेवर्स दिए जा रहे हैं। आप इसको क्या एक जीत के तौर पर देख रहे हैं? जीत है। इसने यार सूट बूट लूट खसूट और की सरकार को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। जिस तरीके से इनके इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा चल रहा था, आपने 90% का आंकड़ा दिया, मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 94% 1 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। मतलब ये महज चंदा नहीं है, कॉर्पोरेट के साथ पूरी साठ गांठ है। अनदेखा अनचाहा रिश्ता था कि आप हमें 100 करोड़ रुपए टेबल के नीचे दीजिए, हम आपको ये कोल माइंस देंगे, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम आपको ये टेंडर देंगे। इसमें ये भी पता चलेगा 13 मार्च को कि हमारे मेहुल भाई, हमारे नीरव माल्या, हमारे विजय माल्या, हमारे नीरव मोदी जी ने कितना इनको दिया है। देश को छोड़ने से पहले इनको इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा मिला है। और आज जो हम देख रहे हैं, भाजपा की जो 7 सितारा कार्यालय बन रहे हैं, हर जिलों में बन रहे हैं, ऐसे बनते हैं जैसे ताजमहल हो। ये सारा का सारा जो पैसा है, और इसमें से 65% दिल्ली में इनकैश हो रहा है, जैसे 30% जो पूरा 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो गोरख धंधा शुरू हुआ है वो मार्च और अप्रैल 2019 मतलब लोकसभा इलेक्शंस के टाइम इसको इनकैश किया गया था। तो जो व्यक्ति खड़े होकर भ्रष्टाचार से निपटने की बात करता है, जो व्यक्ति काला धन लाने की बात करता है, जो व्यक्ति देश में हर अकाउंट में 15 लाख लाने की बात करता है, वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कहता है कि हम वोट देते हैं पर हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपको चंदा किस पार्टी से आ रहा है।
अभी हेमंत जी ने इसकी पूरी टेक्निकलिटीज बताई कि इन्होंने 5 एक्ट्स को चेंज कर दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत करारा तमाचा मारा है ये कहकर कि आप लोगों से चंदा लेते हैं, आप कॉर्पोरेट से चंदा लेते हैं। 2018 से 17 से पहले ये था कि पिछले 3 सालों का 3 सालों के प्रॉफिट के 7.5% आप पॉलिटिकल डोनेशंस में दे दिया, सब कुछ हटा दिया, सब कोई न गोपनीयता, न नाम उजागर होंगे, न क्वांटिटी। अच्छा उन्हें पता है लेकिन हमें नहीं पता। ये देश, ये लोकतंत्र हमसे चल रहा है, पर इस लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टी 95% का फंड उठा रही है, इलेक्शन कमीशन की ऑडिट में भाजपा ने स्वीकारा है कि 2017-18 में उन्होंने 210 करोड़ लिया, 18-19 में 1450 करोड़, 20-21 में 22,000 करोड़ और 21-22 में 1,33,000 करोड़ रुपए लिए। ये पैसा जिस इसके एवज में ये क्या फायदा दे रहे हैं इन कॉर्पोरेट घरानों को, ये पैसा इनके पास एक पूरी लिस्ट आ जाती है। और जाहिर सी बात है, जब कॉर्पोरेट्स को पता रहेगा कि इन्हें पता है कि किसको चंदा दे रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स इन्हीं को फंडिंग देंगे। तो जो पूरा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो मक्कारी है, उसका पर्दाफाश हुआ है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स का पैसा नहीं खा रहे हैं, उन्हें इलीगल फायदा भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही देश के सामने आज जो कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, एक रेड लेटर डे है लोकतांत्रिक पारदर्शिता को लेकर। देर हुई है मैं कहूंगी, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर ये लोकसभा 2024 के पहले आया है। यह भी इनको एक बहुत बड़ा एक हैंडीकैप करेगा, क्योंकि इनकी सारी जो अकड़ है, इनकी सारी जो सत्ता का नशा है, इसके 2-3 स्तंभ हैं, जिसका बहुत बड़ा स्तंभ इनका पॉलिटिकल डोनेशन है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आता हुआ पैसा है। इनके हाथ में पैसा है, ये विधायक खरीदते हैं 100 करोड़ रुपए देके, ये सरकारें गिराते हैं, ये स्टेबल सरकारों को गिराने की कोशिश भी करते हैं। तो और ये जैसे कि मैंने बताया, ये इतना आलीशान कार्यालय बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, इनकी एक एक सभा के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, जेट से नीचे ये चलते नहीं है। तो ये जो सारी जिनकी मक्कारी थी ना, जो ये कांग्रेस 60 साल से शासन में है, उसके पास महज 900 करोड़ रुपए है, इनके पास इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए है। तो ये दिखाता है कि ये जितना ये साफ और सुथरी इमेज का, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा वाला, जो ये पूरी जो ये बात रटते रहते हैं हर वक्त, ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ अपना झोला उठा के चलने के लिए नहीं है, पूरे कॉर्पोरेट्स का झोला उठा के पहुंचाने के फिराक में है। क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का हिसाब जब 13 मार्च को होगा, ये एक अलग बात है कि सिर्फ 3 हफ्तों का हिसाब मांगा गया है, पर जब ये हिसाब आएगा सामने, तो इस देश को पता होना चाहिए कि इस देश में सबसे भ्रष्ट, सबसे मक्कार और सबसे ज्यादा पैसों की हेरफेर करने वाली जो पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम लीडर है नरेंद्र मोदी जी, वो नेक डीप इन करप्शन है। वो जितना भी लोगों को बोले ईडी सीबीआई छोड़, क्योंकि मैं इनके 3 स्तंभ की बात कर रही थी। एक तो गोदी मीडिया है जो इनका जय जयकार करता रहता है, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने किसानों को तो खालिस्तानी कह दिया, प्रदर्शनकारी किसानों को, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को एंटी नेशनल कैसे कहे? कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है अनुराग गोलीमारो ठाकुर, कहाँ है रविशंकर प्रसाद? आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ले रहे हैं ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट एंटी नेशनल है और सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं बनता देश के मामलों में इंटरफेयर करने का। उन्हें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त कांग्रेस के खिलाफ आ जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो जिस तरीके से ये ईडी आईटी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया इनके हाथ में है, पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की जो एक पारदर्शिता, जुडिशरी की जो इंटीग्रिटी की जो हम सोच रहे थे जो गिरती जा रही है, जो साख गिरती जा रही है, आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज तो ये बताया गया है कि जुडिशरी से ऊपर कुछ नहीं, और आप अगर लेते हैं। और दूसरी बात मुझे लगता है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स ऑडिट फंड का भी पारदर्शिता सबके सामने। अगर मैंने भी 1 रुपए दिया, अगर मेरी सैलरी से भी 1 रुपए दिया है, तो मुझे ये जानने का पूरा हक है कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, वो कोरोना वैक्सीन के विकास में खर्च हुआ कि वो भाजपा के हेडक्वार्टर में एसी लगवाने में खर्च हुआ, ये मुझे जानने का पूरा हक है। और जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, हर इस देश को संविधान देता है आर्टिकल 91A के तहत, तो मुझे जानने का हक है, और इस हक के तहत इस सरकार से सवाल करने का हक है। और यह सवाल मेरे वोट देने के उसमें भी डिसीजन को भी इम्प्लाई करेगा। तो ये जो सारा जो पूरा इन्होंने बनाया हुआ था कि हम शरीफ हैं, देखिए इतने 60 सालों से देश को लूटा, 60 सालों,
व्हाइट पेपर ला रहे हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके व्हाइट पेपर और आपके बेबुनियाद आरोपों की जो धज्जियां उड़ा के रख दी आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे असंवैधानिक कहकर कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का ब्रीच है, यह बताता है कि आपको, अब तो मुझे लगता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है पिछले 10 साल में, जो अब होने वाला है। एक मुहाने पे बैठे हुए हैं बारूद के, जब बारूद फटेगा तो हमें भी पता चले ये जो सारे फ्यूजिटिव्स हैं, अडानी अंबानी, इन सब ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं। क्योंकि जितना, जो मैंने कह रही हूँ 95% 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, और जब कॉर्पोरेट हाउसेस आपको 1 करोड़ और 100 करोड़ का फायदा देते हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सरकार उनके लिए 1000 करोड़ के टेंडर्स देना, 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दे, 1000 करोड़ का बिजनेस बढ़ाएं। तो ये जो पूरी कॉर्पोरेट की साठ गांठ है क्रोनी कैपिटलिज्म की। और राहुल गांधी जी की बात में यहाँ आपने भी कही, राहुल गांधी जी ने कोरोना की सुनामी की कहा था, राहुल गांधी जी ने कहा था कि तीनों काले कानून वापस होंगे, उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल की बात की थी, उन्होंने जीएसटी से एमएसएमई को, अर्थव्यवस्था को नुकसान होने की बात की थी। ये सारी बातें जिस तरीके से प्रॉफिटिक रूप से सच हो रही हैं, इससे पता चलता है कि इस देश की नफ्स पे अगर किसी की पकड़ है तो वो राहुल जी की पकड़ है। और आज उनकी 2019 में कही हुई बात भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। तो ये बहुत बड़ा दिन है देश के लिए। बिल्कुल। विपक्ष पार्टी तो दूसरी है, देश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि देश से राइट टू इंफॉर्मेशन कोई नहीं छीन सकता, जो कि उन्हें कांग्रेस सरकार ने दिया था। तो इस बात की भी बहुत बड़ी जीत है। और मैं स्वागत करती हूँ सारे वकीलों का, सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, सारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का, जो इस बात पर लगे रहे। और आज उनके लिए भी, हम सबके लिए एक बड़ा दिन है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये जो आम जनता है ये उसके लिए एक बड़ा दिन है, ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि लोकतंत्र का तकाजा है ट्रांसपेरेंसी। हर चीज जो है वो पूरी तरीके से जनता के सामने होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, कैसे पैसा ले रही हैं, किससे पैसा ले रही हैं, उसके एवज में क्या कुछ दे रही हैं, ये सब कुछ जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि वही आपको वोट देकर सत्ता पर बिठाते हैं। और अगर आप उन्हीं से ही सारी पर्देदारी कर रहे हैं तो फिर उनके वोट का क्या फायदा, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल यही है अनिल जी, क्या नोटबंदी की थी नरेंद्र मोदी ने, क्या भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी इसको माने हम जो आज हुई है? और दूसरा सवाल कि अगर इलीगल इसको करार दिया गया है, असंवैधानिक इसको करार दिया गया है, यानी कि 5 साल से एक असंवैधानिक कृत्य चल रहा था, असंवैधानिक तरीके से ये पैसे जो है वो लिए जा रहे थे, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसका उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजेआई ने कहा है। तो क्या वो सब जो पैसा लिया गया है, क्या वो वापस नहीं होना चाहिए? वो पैसा जो लिया गया, क्या वो इलीगल नहीं हो गया पूरी तरीके से? और क्या जो चुनाव जीता गया, क्या वो असंवैधानिक नहीं हो गया? क्योंकि ये सिर्फ एक बात जो कही है, उसके अम्ब्रेला में जो बहुत सारी बातें हैं, उसको भी तो समझने की जरूरत है, उसको भी तो अंडरलाइन करने की जरूरत है। ये देखिए, पहली बार 10 साल में अदालत ने ऐसा फैसला दिया है जिसने सिर्फ अदालत को की जो विश्वसनीयता है उसको मतलब बहाल किया है, बल्कि इस फैसले ने इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। पहला तो ये है कि पहली बार साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको आप छू नहीं सकते, क्योंकि इस बीच में आपने कई ऐसे फैसले हुए जिसमें कि उसमें सीधे सीधे तरफदारी नहीं की अदालत ने इन दो चीजों की, सूचना का अधिकार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। तो अब इसका मतलब ये है कि अब जो अभी फैसले आएंगे कुछ समय बाद, और सरकार जो कदम ऐसे उठाती सेंसरशिप का, बहुत सारा मामला है जो कि हम लोगों को लग रहा था कि इलेक्शंस के पहले जो सरकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले करने वाली थी, वो हमला रुक जाएगा। मैं उसको सिर्फ इसको एक्सपोजर मत समझिए कि इसने एक्सपोज कर दिया उनको, इससे नहीं, इससे ज्यादा इसके अर्थ है। और दूसरा ये है कि सरकार एकाएक उसके कदम जो है उसने उसके मतलब पैर बांध दिए ये में, मतलब कानून के ये में जाल में उसको बांध दिया कि अब उस तरह से पैसे कलेक्ट नहीं कर सकती और चुपचाप निकल जाए। क्योंकि आप देखेंगे अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बिक्री का जो ग्राफ है, तो पैसे उसी समय ज्यादा मिलते हैं जब इलेक्शंस में। अभी जो 2022 में इलेक्शंस के ठीक पहले वाला बॉन्ड में हो जाता है। और दूसरा, इन्होंने
कर्नाटक इलेक्शंस के समय में जो गहलोत ने उठाया भी, कर्नाटक इलेक्शंस के समय में इन्होंने जो 70 दिन का है उसमें अवधि है कि आप 70 दिन तक ही इसकी बिक्री कर सकते हैं, उसको उसने 85 दिन कर जी। दिया और इस तरह से मतलब हम्म। उसको ज्यादा बिक्री कर ली। तो ये जो कलेक्शन का था वो उस पर रोक लग गई, तो एक समझिए एक तरह से वो काफी कमजोर कर दिया उसने उनके फंडिंग पैटर्न को। दूसरी एक चीज और उन्होंने की कि वो इन्होंने ऐसे समय में फैसला दिया जब खत्म हो चुका है, संसद का सत्र खत्म हो चुका है, तो अब अभी कोई कानून वानून ला करके इसको रोकना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा और ऑर्डिनेंस नहीं निकाल सकते वो, तो मुझको नहीं लगता। तो उसको रोकने का भी उनके पास कोई जरिया नहीं छोड़ा उसने, जैसा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मामले में वक्त मिला उनको तो उन्होंने उस कानून को ही बदल दिया, तो वो बदलने का भी मौका नहीं रखा। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि इसका ये जो इसके अर्थ हैं, इसके कई वाइड और अर्थ निकलेंगे अभी जो इलेक्शंस आने वाले हैं। इससे उसने इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर किया। इलेक्शन कमीशन अभी आपको लग रहा था जैसे कि उसकी उसकी कोई ताकत ही नहीं रह गई। उसने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना है कि वो जो लिस्ट जो लोगों ने पैसे दिए हैं वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन उसको जाहिर करेगा, तो एम्पावर किया। और आपको ये जानकारी होगी कि इसको बताया भी कि आरबीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने, सबने इसका विरोध किया था ये इस कानून का, लेकिन वो सबको ताक पर रख दिया। तो इसने एक साथ ही पहली बार मुझको लगता है कि 10 साल में, ऐतिहासिक तो कई मायनों में है ये, लेकिन अभी 10 साल के अगर फैसलों पर नजर डालें तो पहली बार उसने जो सरकार को एक्सपोज ही नहीं किया बल्कि उसके सामने रास्ते नहीं किए। अभी तक जो इसका जो अदालत का फैसला आता था उससे उनको सीधे हानि नहीं होती थी। जैसे कि उन्होंने दल बदल कानून के बारे में महाराष्ट्र का फैसला है, महाराष्ट्र का फैसला में सब कुछ हो गया और उसका सबको इलीगल बता करके भी उन्होंने कहा क्या कि सरकार जो है वो चलेगी, जबकि सरकार इलीगल बनी है ये उन्होंने कहा, लेकिन उसको हटाया नहीं। तो अभी तक जितना फैसला हुआ उसमें एक में भी सरकार को, या इलेक्शन अपॉइंटमेंट्स के मामले में ही जो फैसला था उसमें भी उन्होंने जो बीच में कर लिया उसको रद्द नहीं किया था। मतलब जो अपॉइंटमेंट कर लिए थे इलेक्शन कमीशन के मेंबर का, जो अदालत की प्रक्रिया जारी थी उसी में कर लिया। उस पर उन्होंने ये किया, अदालत ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेंट किया लेकिन उसको ये नहीं किया, निरस्त नहीं किया। लेकिन ये जो है इसने निरस्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, पहली बार मतलब सरकार को सीधे सीधे उन्होंने मतलब उसको एक्सपोज भी किया और उसके मतलब उसके फैसले को रद्द कर दिया। और ये देखिए शुरू से ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड का था तरीका ही यही था, इसको फाइनेंस बिल के रूप में लाया, फाइनेंस बिल के रूप में लाया और इसीलिए ताकि वो राज्यसभा को इसकी में के पास करने की जिम्मेदारी न रहे, लोकसभा से पास करा ले। तो उन्होंने जो कहा हेमंत मंत्री जी ने कि ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल कर रहे थे, वो उसको भी उसने रोक दिया। तो काफी मुझको लग रहा है क्या कि इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं और सबसे जब लिस्ट जो आएगी ना उसमें आपको काफी कुछ आएगा कि ये हुआ। और देखिए वो कहा था उन्होंने, रघुराम राजन ने, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं कि बराबरी से सब चुनाव लड़ सके, इसके ये खिलाफ है। इसीलिए कि पैसे आप तो ले रहे हो चेक से और वो पैसे कहाँ ले रहे हो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, और अगर विपक्षी पार्टी पैसा लेता है कैश में तो आप उसके यहाँ ईडी और इसके इनकम टैक्स के छापे लगा रहे हो, मतलब उसको पैसा भी ना रहे और पैसा भी आप ले लें। दूसरी एक चीज और है कि ये जो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की जो बात की है, तो अब ये जो पीएम केयर फंड है वो उसका सवाल भी आएगा। मतलब अब ये डिमांड उठेगा और कोर्ट में भी लोग जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में कहूंगा कि उन्होंने रेस्टोर कर दिया एक तरह से, जैसे कि कॉमन काउज या जो प्रशांत भूषण का है या जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ये जो एनजीओ वगैरह इरेलीवेंट होती जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उसको हिकारत से सुप्रीम कोर्ट देखता था और लगातार ऐसे फैसले और कमेंट्स करता था जिससे लगता था कि ये एनजीओ वगैरह मतलब एनजीओ के खिलाफ कमेंट किया हुआ है कई सुप्रीम कोर्ट में जो खराब कमेंट्स हैं। अब उनको भी एक रेस्पेक्टेबिलिटी जिसको कहते हैं सम्मान का
सम्मान किया उसका सुप्रीम कोर्ट ने। तो लोकतंत्र के लिए मुझको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है, लोकतंत्र की बहाली के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं। और ये भी आप जानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा में अब कहीं ऐसा नहीं है नियम कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, मतलब आपको इलेक्शंस के लिए खर्च करना है, ऐसा नहीं है। उस पैसे को सरकार, कपिल सिब्बल ने कहा भी है कि सरकार गिराने के लिए या कहीं भी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करो, मतलब वो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसपेरेंट, मतलब सिर्फ अपारदर्शी ही नहीं था बल्कि एक तरह से ड्रैकोनियन था कई सेंस में, कि वो उस पैसा कहीं से लाओ, बताओ भी नहीं और उसका कहीं भी इस्तेमाल करो। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, और ये विपक्ष के हाथ में उन्होंने एक बड़ा हथियार दे दिया है। बिल्कुल, विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार दिया है, और जाहिर सी बात है उन बातों पर भी एक तरह की मोहर लग गई है जो राहुल गांधी लगातार उठाते रहे। और सबसे पहले राहुल गांधी ने ही इस मामले को उठाया था, 2019 में उठाया था। और लगभग आप ये देखिए कि एक लंबी फहरिस्त है उन चीजों की जो नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए, जो किया गया, और उसके क्या नतायज होंगे और कितने खतरनाक उसके नतायज हो सकते हैं, इसके बारे में लगातार राहुल गांधी ने इसको बताया। और वो तमाम बातें उनकी एक एक करके बिल्कुल सत्य साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अगर हम ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को गैर जरूरी, गैर मामूली और एक तरह से उनको पप्पू का लकब देने के लिए वो लगातार इस पर उसने करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन आज आप ये देखिए कि देश में एक ऐसा नेता राहुल गांधी जिन्होंने लगातार जिन बातों को उठाया, अब उन बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाते हुए नजर आ रहा है। और उन्हीं में से एक है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको असंवैधानिक और इलीगल करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक बड़ी जीत के तौर पर उन सिविल सोसाइटी, उन पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने ये दायर की याचिका, उनकी एक बड़ी कामयाबी है। उन वकीलों की जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनकी कामयाबी है। और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की बात है, और विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक बड़ी राहत की बात ये जरूर माना जा सकता है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, धन बल की ये सरकार मानी जाती है, ये सरकार किस तरीके से कैसे एमएलए खरीदे जाते हैं, एमपीज खरीदे जाते हैं, पार्टियों को तोड़ा जाता है, बनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, ये सब कुछ हमारे सामने है। इन 10 सालों में जितना ये हमने होते हुए देखा है, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। जहां सरकार बनती है वहां तो उनकी सरकार होती है, जहां नहीं भी बनती वहां पर भी वो सरकार बना ही लेते हैं, नहीं तो पार्टियों को तोड़ देते हैं। तो ये पैसे का इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है, ये तो जनता को कमोबेश समझ में आ रहा है, जो अवेयर जनता है। लेकिन अब 13 तारीख के दिन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और विपक्ष के लिए इस फैसले को, आम जनता के लिए इस फैसले को कितना महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से आप मानते हैं? देखिए बुशरा जी, जितना पैसा बीजेपी के पास है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आया हुआ हजारों करोड़ रुपया तो उसका एक हिस्सा मात्र है। बीजेपी के पास इससे ज्यादा पैसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि पार्टी के एटीएम कहां हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें, आप देखिए, वो भ्रष्टाचार का रेट, भ्रष्टाचार की दरें तय है, और वो काफी उच्च स्तर है। और आप देखते हैं कि जो सड़कें 500 करोड़ में पहले बन जाती थी, वह 1200 करोड़ में बन रही है। जो पहले 5 करोड़ रुपए में प्रति किलोमीटर रेल लाइन डल जाती थी, लेकिन अब वो कई 100 करोड़ रुपए में डलती है। तो इसके पीछे वो सारा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात है कि इसके अलावा एक और फंड का सिस्टम बीजेपी ने बना रखा है। तमाम कारपोरेट्स को कह रखा है कि सीएसआर का जो भी खर्च होगा वो आरएसएस के आनुषंगिक संगठनों की मदद से ही होगा। जो कंपनियां 5 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाती है, उनका सीएसआर फंड होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, वो सारा खर्चा भी आरएसएस के माध्यम से हो रहा है। जहां जहां बीजेपी के निगम है, राज्य सरकारें हैं, वे आनुषंगिक संगठनों के लिए जमीनें अलाट कर रही हैं, वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही है। जैसे आरएसएस की बिल्डिंग्स भी पूरे देश में आजकल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के तो हर जिले में बीजेपी के भव्य 5 तारा दफ्तर है, हर जिले में। तो इस तरह के पैसे तो होते हैं, लेकिन इसका महत्व यह है बुशरा जी कि ये जो उन्होंने एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की थी कि हमारे पास इतना पैसा आया, इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, और हम तो जो कुछ कर रहे हैं वो नीतियों के हिसाब से कर रहे हैं, वो बातें एक्सपोज हो गई। दूसरी बात है कि विपक्ष को जो अब तक कहता एक आधार मिला है, और मुझे लगता है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर टूट पड़ना चाहिए।
राहुल गांधी की अभी कुछ देर पहले सभा चल रही थी, उसमें उन्होंने इस मुद्दे की ओर को उठाया है। लेकिन और भी चीजें, विपक्ष के पास एक ऐसी बात आई है कि वो इस मुद्दे पर बहुत तेजी से आ सकते हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने जिन जिन से पैसा लिया है उसका हिसाब देना चाहिए कि हमने कहाँ खर्च किया है। अभी चुनाव आयोग तो केवल यही बताएगा कि कितना कितना पैसा किसको मिला है, किसने दिया है, लेकिन ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है ये हिसाब भी तो देना चाहिए। अभी एक खबर आई जी। कि स्विस बैंक में 10 साल पहले जो पैसा जमा था, करीब 10 लाख करोड़, वो बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ हो गया। तो इतना पैसा विदेश में क्यों जा रहा है? लाखों लोग भारत छोड़कर विदेशों में नागरिक बन रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? बीजेपी का इस सब से क्या तालमेल है, इस बारे में बातें उजागर होने की जरूरत है। दूसरी बात है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 रुपया भी दिया हो तो मुझे जानने का अधिकार। मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं मुझे ये जानने का अधिकार है। मैं पैसे दूं या ना दूं ये मेरी इच्छा पर है, लेकिन मुझे जानने का अधिकार है कि मेरे देश के कानून से जो पैसा पा रही है पार्टियां उसको कहाँ खर्च कर रही है। तो इसके बहुत लंबे नतीजे आएंगे। और आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने लगातार जन आक्रोश की बातें सामने आ रही हैं और अब न्यायालय भी अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। बुशरा जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इस तरह के फैसले जो है वो नज़ीर की तरह जो है वो देखे जाने चाहिए और एक तरह से जो पूरी न्याय प्रणाली है उसमें एक बार फिर से विश्वास जो है वो लोगों का कहीं ना कहीं रिस्टोर हुआ है। और कहते हैं ना कि जो बंद घड़ी होती है वो भी दिन में 2 बार कम से कम सही वक्त दिखाती है। तो ये जो जिस तरह से आज जो ये फैसला आया है, ये जाहिर सी बात है उस नज़ीर के तौर पर इसको देखा जाएगा। आखिरी कमेंट संक्षेप में